हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इससे पहले आपने जो इसके बाकी के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख कर आइए, तभी ये कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमें अगर करंट फ्लो कराना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या नीड है, हमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की नीड है, जिसको हमने क्या बोला था, एक बैटरी बोला। कि अब तक क्या किया था हमने कि एक बैटरी के थ्रू करंट को फ्लो कराया था। अब इस यूनिट में हम क्या करेंगे, बिना बैटरी के करंट को फ्लो कराएंगे और वो कैसे फ्लो होगा। ठीक है, इसी के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि पावर जनरेट कैसे होती है। ठीक है, हाइड्रो प्लांट है ना, हाइड्रो प्लांट। ये क्या कर रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसके पास कोई बैटरी तो है नहीं, ठीक है, तो ये भी बिना बैटरी का काम कर रहा है। अब ये कैसे काम कर रहा है, इसके पीछे क्या फिजिक्स है, वो सब बताएंगे हम किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ऐसे तुम्हारा होता है न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, तो हाइड्रो प्लांट हो गया, ये हो गया न्यूक्लियर प्लांट। जैसे ये हाइड्रो प्लांट क्या करता है, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे ये न्यूक्लियर प्लांट क्या करता है, न्यूक्लियर एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली इनके पीछे जो फिजिक्स है वो क्या है, क्या इसमें कोई बैटरी तो है नहीं। अब तक आपने देखा था कि बैटरी के थ्रू ही हम करंट को फ्लो करा सकते हैं, इसमें कोई बैटरी नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो ये होता है तुम्हारे किसकी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। अब ये क्या होता है, तो इसके लिए पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, ये पढ़ा था आपने, यहाँ तक आपको सबको पता है। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हम मैग्नेटिक फ्लक्स से। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेम वैसे ही है मैग्नेटिक फ्लक्स कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया, इन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई भी तुम्हारा क्लोज एरिया है, इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, इसी को बोला गया क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब ये हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कैसे डिफरेंट है थोड़ा सा, कि पहले तो ये कि देखो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैं पहले करा चुका हूँ एक लेक्चर में, फिर भी थोड़ा सा रिकैप करा दें। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ कुछ डिफरेंट है, राइट। जैसे ये तुम्हारा क्या करती हैं, क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। ठीक है, और क्या है, इसमें क्या होता है तुम्हारा, मोनोपोल, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल का मतलब है कि सिंगल पोल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम्हारे पास सिंगल चार्ज है Q, वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें तुम्हारा मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे तुम्हारे पास अगर कोई भी पोल मिलेगा, तो अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये हमेशा क्या होंगे, एक पेयर में ही मिलेंगे आपको। नॉर्थ है तो साउथ भी होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं भी नॉर्थ नॉर्थ मिल जाए साउथ मिले ही ना। ठीक है, तो ये नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये कुछ इसकी वो है डिसिमिलरिटीज। तो ये हम कहाँ कवर किए, लास्ट लेक्चर में सब देख चुके हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बताया क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। इन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसका,
सपोज मानो तुम्हारा ये कोई सरफेस है, दैट इज सरफेस ds वेक्टर, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है b, और इसके बीच में क्या है, एंगल थीटा। सेम जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का किया था ना, फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, है ना, ऐसे किया था। तो ऐसे इसमें ये आएगा, क्या आएगा, फाई बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस, राइट। ये तुम्हारा क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। अगर बोला जाए कि ये थीटा एंगल है और ये इसका सरफेस एरिया है, सपोज मानो सरफेस एरिया को मैं अगर इंटीग्रेट करना चाहूँ तो ये मेरा आएगा फाई बी इक्वल टू बी डॉट बी डी एस कॉस थीटा, और सब कुछ कांस्टेंट है तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, फाई इक्वल टू बी डॉट एस कॉस थीटा, यहाँ पे डॉट नहीं है, ठीक है, डी एस कॉस थीटा, वेयर तुम्हारा बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी, और ए क्या है, एस क्या है तुम्हारा, एस तुम्हारा एरिया है, और थीटा एंगल बिटवीन बी एंड, ये सेम ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, ऐसे ही निकालते हैं। तो वहां हमने पढ़ा था क्या, गॉस लॉ, ठीक है, कि किसी क्लोज सरफेस के लिए हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, तो इसके लिए भी गॉस लॉ होता है। तो डालिए हेडिंग, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, गॉस लॉ। तो क्या देखा था हमने, थोड़ा रिकैप करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि तुम्हारा कोई अगर गॉसियन सरफेस है और उसमें Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn चार्जेस हैं, तुम्हारा जो फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज द सम ऑफ द ऑल चार्जेस मींस नेट चार्ज Q नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था। और बोला जाए तो कि फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS इक्वल टू फाई नेट, मतलब Q नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ये तुम्हारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ। अच्छा, एक और एग्जांपल किया था हमने कि अगर सपोज मानो तुम्हारा कोई भी क्लोज सरफेस है, जैसे क्यूब मान लो, हमारा क्या है, ये क्यूब है, और उस क्यूब के अंदर अगर तुम्हारा कोई एक डाइपोल रखा है, ठीक है, कोई डाइपोल है, ये डाइपोल में क्या होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो इसका नेट चार्ज कितना है, अगर क्यू नेट निकालें तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, मीन्स नेट चार्ज इसमें क्या है, जीरो है, तो मीन्स क्या होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, इसको जीरो होगा थ्रू आउट द क्यूब, राइट। अब ऐसे ही इसमें देखते हैं, तो इसके लिए अगर हम गॉस लॉ लिखे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए तो क्या आएगा, अब तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी सिंगल चार्ज मीन्स मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, जब भी करेगा पेयर में करेगा, पेयर में करेंगे तो एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो गॉस लॉ कहता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए कि जो फ्लक्स होगा इन क्लोज सरफेस एरिया, कोई भी क्लोज गॉसियन सरफेस है, कितना होगा, जीरो, ठीक है। क्यों होगा, रीजन क्या है इसका, बिकॉज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब जब मोनोपोली नहीं है तो क्या होगा, इसमें क्लोज इंटीग्रल ऑफ BDS इक्वल टू जीरो, मीन्स जो नेट फ्लक्स निकलेगा उसमें से फाई बी है, ये फाई बी वो जीरो होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, गॉसियन लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स का गॉसियन लॉ है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ठीक है, तो डालेंगे आप ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या है, देखो अभी हमने देखा था कि फाई बी है वो कितना है,
बी डॉट या बी ए लिख देते हैं, ठीक ना, बी ए मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और एरिया कॉस थीटा। बी का यूनिट कितना है, अगर यूनिट देखें तो इसकी बी का यूनिट कितना आता है, मतलब टेस्ला है ना, टेस्ला बोलो या गॉस बोलो, टेस्ला बोल लेते हैं ऐसा यूनिट में। और ए कितना होता है, मीटर स्क्वायर, तो कितना हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है कि इसका यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का, क्योंकि कॉस का कोई यूनिट नहीं होता। इसका एक और है, इसी को क्या बोला जाता है, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इक्वल टू वेबर, वेबर यार वे बोला जाता है, मीन्स उसका नोटेशन है डब्ल्यू वी, मीन्स 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, 1 वेबर बोलते हैं, ये भी है। अगर इसका सीजीएस यूनिट देखा जाए तो सीजीएस अपने गॉस पढ़ा होगा, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 माइनस के 4 गॉस, ये भी होता है, तो आप इसमें भी निकाल सकते हो इसको, ठीक है। तो बेसिकली क्या है तुम्हारा, अभी तुमने देखा है कि जो फ्लक्स है तुम्हारा क्या कर रहा है, बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड एरिया और एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर सपोज मानो तुम्हारे पास केस आते हैं ये कि पहला केस क्या है, ये तुम्हारा कोई एरिया है, सरफेस एरिया ये है, ठीक है। इसका एरिया कहाँ रहेगा, ये इसका एरिया वेक्टर है, एरिया। और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा कैसे है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, सोचो ऐसे बात, ठीक है। एंगल कितना हो गया ये 90 डिग्री। अब कितना इसमें फ्लक्स जाएगा, बी ए कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, कोई भी फ्लक्स इससे पास नहीं होगा। आपको ऐसे ही विजुअलाइज कर सकते हो, अगर तुम्हारा ऐसा कोई एरिया है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में मेरा फील्ड जा रहा है पैरेलल टू एरिया, मतलब जो एरिया वेक्टर है उसके क्या है परपेंडिकुलर है, और आपको ऐसा लगेगा कि ये जो प्लेन है इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं क्रॉस करेंगे इस एरिया को, इसकी वजह से क्या तुम्हारा फ्लक्स कितना आएगा 0 आएगा। अगर मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम के लिए क्या होना पड़ेगा कि ये तुम्हारा अगर एरिया है, ये तुम्हारा कोई एरिया है, तो इसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए। फील्ड मींस एरिया और फील्ड के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो जो मैक्सिमम आएगा 5b इक्वल टू बी ए, मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम कितनी होगी माइनस, क्योंकि दोनों क्या हो जाए अपोजिट हो जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया गॉस लॉ हो गया। अब जो आते हैं मेन टॉपिक पे, जो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बेसिकली क्या हुआ, फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और हमें बताया कि अगर हम किसी कॉइल में फ्लक्स को चेंज कराएं, ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, अभी फ्लक्स पढ़ा हमने, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको चेंज कराएं तो उस कॉइल में क्या होता है, प्रोड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, या फिर बोले तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, राइट। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है इसी को क्या बोलता जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट था वो, मतलब क्या क्या उन्होंने किए थे। तो सबसे पहले उन्होंने एक लॉ दिया, देखें फैराडेज लॉ, फैराडेज तो उन्होंने क्या लॉ दिया, दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ state that if you change a flux, प्रेजेंट का स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, प्रेजेंट if flux is change in a coil when EMF will generate, ठीक है। और इसी जनरेटेड EMF को क्या बोला गया, एंड दैट EMF is known as
इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि ये क्या हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आएगा, और इसका वैल्यू आया है, इसको अगर नोट करूं मैं ई से, तो मानो मेरा ये मेरा क्या है, इंड्यूस, स्मॉल ई करते हैं, इंड्यूस यहाँ पे आएगा माइनस के डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। अभी नेगेटिव क्यों आया है इसको डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि ये लेंज लॉ से आता है कि इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इसको एक चीज बोला गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, एक और डेफिनेशन निकल जाती है इसी फॉर्मूले से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, फ्लक्स का रेट चेंज हो रहा है टाइम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इसी को क्या बोला गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ईएमएफ है तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट ही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कि जब भी ईएमएफ की बात आती है तो उसका यूनिट वोल्ट ही होता है। तो ये तुम्हारा क्या था, फैराडे लॉ था। ये तुम्हारा क्या था कि किसी एक कॉइल के लिए, एक कॉइल अगर मैं बोलूं कि एन नंबर ऑफ कॉइल है, सपोज मानो for n number of coils, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, E इक्वल टू माइनस के सिंपली n डी फाई ओवर डी टी, ठीक। उसका मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो अगर पूछे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो E इक्वल टू एन डी फाई ओवर डी टी का मोड, इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट। ये क्या था, हमारा फैराडेस लॉ था। अब देखते हैं कि ये जो इन्होंने फॉर्मूला दिया E इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, इसमें क्या हो रहा है हमारा, फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो ये फ्लक्स है तुम्हारा, हाँ जब ये बात हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, तो ये क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। यहां देख रहे हो आप कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब किस किस तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, तो देखते हैं। E इक्वल टू माइनस के डी फाई ओवर डी टी है, यानी कि डी बी ए कॉस थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। हमारे पास क्या है, तीन तरीके हैं इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए। क्यों, फ्लक्स क्या है, देखो फाई बी इक्वल टू क्या है, बी ए कॉस थीटा। अगर मुझे फ्लक्स को चेंज करना है तो क्या क्या कर सकता हूं मैं, या तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूं, पहला तरीका ये है, बी चेंज, ठीक है। दूसरा क्या है, एरिया को चेंज किया जाए, एरिया चेंज। अब एरिया को कैसे चेंज करोगे वो बताएंगे आपको, एरिया चेंज कैसे होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, थीटा चेंज, मीन्स कि जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में वो चेंज किया जाए। तो अगर ये इन तीनों में से कोई भी चेंज तुम्हें मिलता है, मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। अब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल के आएगा, मीन्स एक ईएमएफ जनरेट होगा। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे ये चीजें होती हैं। तो सबसे पहले यही है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा हो। तो अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टाइम वेरिंग है, मीन्स फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तुम्हारा पहला आ गया, तो हम इसको आराम से चेंज कर सकते हैं, करंट को वेरी कराओ तो इसको लगा सकते हैं। दूसरा, थीटा को कैसे चेंज करेंगे, देखो थीटा चेंज, थीटा चेंज ऐसे करेंगे कि सपोज मानो तुम्हारे पास ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है,
ये इनसाइड है, ठीक है। ये बताया था ना मैंने, क्रॉस का मतलब इनसाइड और डॉट का मतलब आउटसाइड। और इसमें एक कॉइल है कोई, ये मान लो ये मेरी कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। इसका सपोज मानो ये सरफेस एरिया कहाँ है, आउटसाइड द प्लेन या इनसाइड मान लो, इनसाइड द प्लेन इसका क्या है, सरफेस एरिया वेक्टर है। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है दोनों का क्या है, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। अब अगर मैं इसको, इस कॉइल को क्या करता हूं, रोटेट करता हूं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे। अब देखो जब जैसे ही हम रोटेट करेंगे तो इसका देखो मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है इनसाइड द प्लेन, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। जैसे इस कॉइल को हम रोटेट करेंगे तो इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, चेंज होगा। जैसे ही सरफेस एरिया चेंज होगा तो सॉरी एंगल चेंज होगा, थीटा चेंज होगा। तो थीटा जैसे ही चेंज होगा तो हमारा क्या मिलेगा देखने को कि फ्लक्स में तुम्हारा क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। जैसे एक विजुअलाइजेशन करें कि सपोज मानो तुम्हारा ये है मेरा कॉइल, ठीक है, ये कॉइल है कोई, पूरा साफ हो गया। ये कोई कॉइल है। अभी इसका जो एरिया वेक्टर है इनसाइड द प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड द प्लेन है, ठीक है। तो अभी एंगल कितना है, 0। अगर जैसे ही मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूंगा, देखो जैसे ही रोटेट किया, सपोज मानो ऐसे किया मैंने, अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, इस साइड, और फील्ड कितना है, फील्ड तो है पहले भी है जहां था वही है। तो अब एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। तो अब देखो एंगल 90 हो गया, एंगल चेंज हुआ, मीन फ्लक्स में चेंज आएगा। तो हम रोटेशन से क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ का कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, एरिया का चेंज होगा। एरिया चेंज, ठीक है। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, वही सेम, ये तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज मानो मेरे पास यहां पे कोई अभी कॉइल है एक, ये कॉइल है मस्त, राइट। अभी इसमें कितना फ्लक्स है, 0, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं हो रही है। अब इस कॉइल को मैं क्या कराऊंगा, मूव कराऊंगा। मूव कराना मैंने स्टार्ट किया, कहाँ पे, जहां मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इसने मूव किया, तो ये मूव करके यहाँ आ गया, मतलब इसको ये मूव करके कहाँ आ गया, यहाँ आ चुका है ये मूव करके, ठीक है। अभी देखो इसका इतना एरिया क्या है इसमें, अभी इतना एरिया करस्पॉन्डेंस है, क्योंकि फ्लक्स पास तुम्हारा कहाँ हो रहा है, इस एरिया से तुम्हारा क्या हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है। ये जो एरिया है मेरा यहाँ से, ये जो एरिया है सिर्फ इस एरिया से तुम्हारा क्या हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है। ये एरिया अभी बचा हुआ है। अब इसको और मूव कराएंगे, और मूव कराएंगे तो ये आगे जाएगा। सपोज मानो अभी आगे जाके कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है। अब देखो पहले इतने से एरिया में फ्लक्स चेंज हो रहा था, ठीक है। अभी तुम्हें कहाँ मिल रहा है, इतने एरिया में फ्लक्स मिल रहा है। तो अगर पहले तुम्हारा अगर 5b1 मिल रहा था, अभी तुम्हारा क्या मिलेगा, 5b2। अब देखो 5b ज्यादा होगा, 1 ज्यादा होगा, 2 ज्यादा होगा, 2 ज्यादा होगा, क्योंकि पहले कम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो एरिया है वो बहुत ही कम है। अगर क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे सपोज मानो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, पहले इतना एरिया है, आधा एरिया है। अगर मैं इसको पूरा एरिया कवर करूं तो एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, फ्लक्स में चेंज आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं। एरिया इंक्रीज मतलब है कि उस एरिया को कैसे भी करके हम जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन से पास कराएं, ठीक है। ऐसे हमारा एरिया इंक्रीज हो सकता है। तो ये केस है कि हम कैसे इसमें हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं, या तो एंगल चेंज कराएं, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराएं, या फिर तुम्हारा क्या कराएं, उसका एरिया को चेंज कराएं, ठीक। अगर किसी कॉइल में तुम्हारा ईएमएफ है और ये बोला जाए कि उस कॉइल में कितना करंट है, तो उसके लिए क्या होगा, सपोज मानो उस कॉइल का रेजिस्टेंस R है, ठीक है। जैसे सब यही मेरी कोई कॉइल है और ये इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है। समहाउ मैग्नेटिक फील्ड इज टाइम डिपेंडेंट, मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, मींस इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। अब जब इंड्यूस ईएमएफ आएगा और सपोज मानो इसका जो रेजिस्टेंस है कॉइल का वो R है, R रेजिस्टेंस है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा,
इस कॉइल में भाई रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है, तो करंट ही फ्लो होगा। तो करंट फ्लो करने क्या होता है फॉर्मूला, I इक्वल टू V बाई आर। अब इसमें इतना कितना है, अगर इसके एन टर्न है तो डी फाई ओवर डी टी बाई आर इक्वल टू आई में इतना करंट इसमें क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं इसको। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि जब भी करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, इस चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो यहां से आप चार्ज भी निकाल सकते हो कि कितना चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। ठीक है, तो डी टी से डी टी कट जाएगा और ये क्या आएगा, एन आर डी फाइव बी डी सी। ऐसे हम रास्ते निकाल सकते हो जो भी है। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, अगर जहां भी डी क्यू है, अगर इनफाइनिटी चेंज है तो मतलब डी क्यू इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा फाइव। ठीक है, तो अभी इसी टॉपिक पे, इसी बेस पे हम एक एग्जांपल करते हैं कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं बोर्ड में। तो पहला तो यही आएगा कि डिफाइन द फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ डिफाइन कर दोगे, अब क्या होता है, इट स्टेट दैट व्हेनेवर फ्लक्स इज चेंज इन अ कॉइल द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेट, द टाइप ऑफ ईएमएफ इज जनरेट दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दोगे, फिर वहां से डेफिनेशन निकाल दोगे। ठीक है, कि द चेंज इन फ्लक्स इज नोन एज ईएमएफ। ठीक है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे कि बताओ ये कंडीशन हो रही है, इसमें कितना ईएमएफ आएगा। तो वही तीन तरह से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, या तो तुम्हारा फील्ड चेंज हो रहा होगा, या तुम्हारा एरिया चेंज हो रहा होगा कैसे भी, या तुम्हारा एंगल चेंज हो रहा होगा। एंगल के लिए क्या बताया था मैंने, रोटेशन। फील्ड के लिए कोई भी टाइम बेरिंग फील्ड हो। ठीक है, तो एरिया के लिए क्या हो, उस कॉइल को तुम उस फील्ड के क्रॉस क्या कराओ, मूव कराओ। राइट, तो इसी बेस को एक एग्जांपल है, ए स्क्वायर लूप, ABCD of area 20 centimeter square and resistance 5 ohm is rotated in a magnetic field B equal to 2 टेस्ला। ठीक है, थ्रो 180 डिग्री। टाइम कितना रखा है, A इक्वल टू इन टाइम 0.0 सेकेंड पहला, और दूसरा केस में क्या है, टाइम इक्वल टू 0.02 सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड का यूनिट है टाइम का। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स। जब भी मैग्नीट्यूड्स पूछे तो नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर सकते हो ना। मैग्नीट्यूड्स ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ E, I and डेल्टा क्यू इन बोथ केस। हमारे पास दो केस है ना, कि कोई भी कॉइल है उसको 180 रोटेट किया है कितने टाइम में, 0.01 सेकंड में। दूसरा केस क्या है, सेम कॉइल है, सेम रोटेशन है, कितने टाइम में, 0.02 सेकंड में। इन बोथ केसेस। सोचिए एक बार कैसे करेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, है ना।
सॉल्यूशन है। एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, एक पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, एक आ जाएगा बी तुम्हारा होमवर्क है। तो इसका कुछ ऐसा है, फिगर ये है कि ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, और ये क्या है, तुम्हारी कॉइल है, कोई भी कॉइल मान लो ए बी सी डी, और ये क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक, कितना रोटेट कर रही है, 180। तो देखो इनिशियल क्या है, वही दिखाया था मैंने, इनिशियल में क्या है, देखो इसका जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कहाँ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसा मानना पड़ेगा हमें। इनिशियली ठीक है, इनिशियल लिखते हैं, इनिशियल बी एंड एस इज पैरेलल, ठीक है, तो जहां इसका एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में क्या है, इसका फील्ड है, ऐसा मान लो, इनिशियली मान लिया। तो इसके लिए इसका जो फ्लक्स आएगा, मैं उसको बोलूंगा फाई आई, कितना आएगा, देखो बी ए कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया, अगर पैरेलल है तो 0, थीटा वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0, तो फाई आई कितना आएगा, देखो यहाँ पे बी ए, ठीक है, यहां तक सही है। अच्छा, अब क्या हुआ तुम्हारा, आफ्टर टाइम 0.01 सेकेंड इसका जो एंगल हो गया, कितना हो गया, अभी ये रोटेट किया तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है, तो फाई एफ फाइनल हो गया, अभी फाइनल कैसे हो गया, बी ए कॉस 180 डिग्री कितना होता है, माइनस के 1, कितना हो गया ये, माइनस बी ए, क्या हो गया ये, फाई एफ, ठीक है। अब तुम्हें क्या पूछा गया है, आई ई और डेल्टा क्यू, टाइम इंटरवल दे रखा है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हें पता है ई का वैल्यू कितना होता है, मैग्नीट्यूड पूछा है ना, तो डी फाई ओवर डी टी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर तुम्हारा डी फाई ओवर डी टी, बहुत ही स्मॉल चेंज टाइम का इंटरवल है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मेरे पास डेल्टा टी है, देखो ये डेल्टा टी, यही तो है डेल्टा टी, टी इक्वल टू 0 पे एंगल कितना था, बिल्कुल पैरेलल में था, टी इक्वल टू 0.01 सेकेंड में कितना आ गया, या तो डेल्टा टी कितना आ गया, 0.01 फाइनल टाइम, टी एफ माइनस टी आई कितना था, 0, कितना आ गया ये 0.01 सेकेंड, क्या कहते हैं डेल्टा टी, क्या निकालना तुम्हें, डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई कैसे निकालोगे आप, फाई एफ माइनस फाई आई, फाई एफ कितना है, माइनस के बी ए, वो कितना था, प्लस के बी ए, कितना हो गया ये, माइनस के 2 बी ए, बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 टेस्ला, और एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 2, अच्छा ये 20 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको क्या करोगे आप, मीटर स्क्वायर में करोगे, ठीक है, तो इंटू 20 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, राइट, ये हो गया, ये मीटर में क्या मैंने, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में करते हैं तो क्या करते हैं, 10 की पावर -2 सेंटी करते हैं, ये बताओगा बेसिक। तो यहां से तुम्हारा जो डेल्टा फाई का वैल्यू है कितना निकल के आया, 248 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, क्या निकालना है, पी, क्या होता है, डेल्टा फाई अपॉन, ये क्या है, माइनस है ना, आपको मॉड लेना है तो माइनस को आप हटा सकते हो यहाँ से, डेल्टा टी 8 10 की पावर -3 अपॉन 0.01, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, जब भी ये है तो इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर -2,
0 1, तो ऊपर जाएगा, इससे ही कट जाएगा कितनी बार 1 बार, तो 8 20 बार 1 ई, और क्या लिख सकते हो इसको 0.8 वोल्ट। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब सॉरी ईएमएफ का, जो ईएमएफ का वैल्यू है वो इतना आ गया 0.8 वोल्टेज। सेकंड पार्ट क्या है इसका, ये निकल सकता है, ये आ गया। अब क्या निकालना तुम्हें आई के लिए क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस कितना है इसका 5 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस चाहिए, आई इक्वल टू क्या है V अपॉन आर, और V मीन्स वोल्टेज जो भी है E अपॉन आर। ये कितना है 0.8, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। आप यहाँ से निकाल सकते हो इसको। ठीक है, 8 इंटू 10⁻⁻1 कितना आ गया 5। क्या करते हैं इसके लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻1 मीन्स 0.16 एम्पियर, है ना आई का वैल्यू। अब एक और है, क्या निकालना था मैं डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या था आई डेल्टा टी, या तो आई निकाल लिया ऐसे इसको इंटू कर दो डेल्टा टी से, या फिर आप वो फॉर्मूला रख सकते हो। ठीक है, किसी से भी इसको आप निकाल सकते हो। कितना आएगा ये देखो 0.16 इंटू 0.01 कितना आएगा ना 0.16 इंटू ये, तो इसका कितना आएगा अभी देखो डेल्टा क्यू इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻3। इतना चार्ज इसमें क्या हो जाएगा फ्लो हो जाएगा कूलम। तो क्या था एक बार समझिए क्वेश्चन को, हमारे पास क्या था ये स्क्वायर लूप ऑफ एबीसीडी ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले इसको आप क्या करोगे ऐसा यूनिट में लाओगे, मीटर स्क्वायर में लाओगे। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस 5 ओम इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 2 टेस्ला, बी दे रखा है 2 टेस्ला थ्रो 180 मीन्स क्या है पहले इनिशियल से फाइनल में कितना रोटेशन हुआ है 180 डिग्री का। इन टाइम पहला कंडीशन दे रखा है 0.01 सेकेंड, दूसरा कंडीशन दे रखा है 0.02 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एवरेज वैल्यूज ऑफ ई, इस जो ईएमएफ है इंड्यूस ईएमएफ, आई इंड्यूस करंट, और तुम्हारा डेल्टा क्यू जो जितना चार्ज फ्लो हुआ है इन बोथ केसेस। तुमने क्या किया है फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया फॉर ए। इनिशियली क्या था बी और एस, एस लिखा है सॉरी ए लिख सकते हैं, एरिया है एस लिखो ए लिखो कोई बात नहीं, वो एक ही बात है। बी एंड एस क्या थे तुम्हारे पैरेलल थे। इनिशियली हमने ऐसा माना कि दोनों पैरेलल है, तो थीटा कितना मान लिया हमने 0। ठीक है, तो थीटा 0 है तो हमने क्या किया इनिशियली इसका फ्लक्स निकाला फाई आई निकाला। उसके बाद आफ्टर 0.01 सेकेंड क्या निकाला थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, फाई एफ निकाला। फाई एफ के बाद चेंज लिया क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है चेंज इन फ्लक्स पर टाइम। ठीक है, तो डेल्टा टी था हमारे पास, डेल्टा फाई निकाला, उससे क्या निकाला ई आ गया, ई के बाद हम आर निकाल सकते हैं आराम से। तो यही था इसको क्वेश्चन का। तो ऐसे ही आप क्या करोगे सेकंड पार्ट कर लोगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन 2, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ मेटल रिंग वेरीज विद टाइम। तुम्हारा क्या दे रखा है द मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a metal ring varies with time as क्या दे रखा है फाई बी इक्वल टू 3 ए ट्यूब क्यू माइनस बी टी स्क्वेयर।
ठीक है, यूनिट में टेस्ला मीटर स्क्वायर, विद ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू 6 इन यूनिट्स। जो इसकी यूनिट आएंगी आप डायमेंशन निकाल सकते हो, एक ही यूनिट आएगी टाइम पे -3। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, इसका आर भी दे रखा है, राइट लिख रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 3 ओम, राइट। डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट इंड्यूस, डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट induced, maximum current induced in ring. The interval कहां से कहां तक इंटरवल है, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड तक। ये क्वेश्चन आप समझ गए, समझो, मजा आ गया, ठीक है। क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम करंट निकालना है। मैक्सिमम छोड़ो, सिर्फ करंट निकालो, क्योंकि मैक्सिमम के लिए तो हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये सेकंड पार्ट है, इसको होमवर्क दे देंगे, ठीक है। सिर्फ करंट निकालो पहले, इसका करंट क्या होगा, करंट है ना। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, करंट के लिए वोल्टेज चाहिए, जो इसका इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, अभी लिखा था हमने, E इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। अब मुझे क्या दे रखा है, फाई दे रखा है, देखो फाई भी दे रखा है ना, तो फाई भी को मैं क्या कर दूंगा, सीधे से डेरिवेटिव कर दूंगा। तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद क्या आएगा, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड बनाएगा सीधा सीधा 3 डी ओवर डी टी 3 ए टी क्यू माइनस बी टी स्क्वेयर, राइट। ए टी क्यू माइनस बी टी स्क्वेयर, ये है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो 3 तो तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे, डी टी ए टी क्यू माइनस के डी टी बी टी स्क्वेयर, ठीक है। अब इसका सब क्या कर रहा हूं मैं, डेरिवेटिव कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, देख लेना। देखो ए कांस्टेंट है, यही बार आएगा, टी क्यू क्या हो जाएगा 3t स्क्वेयर, और टी स्क्वेयर क्या हुआ 2t। तुम्हारे पास ई का वैल्यू कितना आएगा, देखो ई का वैल्यू आएगा 3 ए टी स्क्वेयर, 3a टी स्क्वेयर माइनस के 2b, ये तुम्हारा क्या आ गया, ई आ गया, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ई का वैल्यू आएगा 9 ए टी स्क्वेयर माइनस के 2b, 6b, ये तुम्हारा ई आ गया, जो कि टाइम पेयरिंग कर रहा है अभी तक, ठीक है, ये आ गया तक। अब अगर मुझे क्या निकालना हो, सिर्फ ई का वैल्यू निकालना हो यहां से, तो पुट कर दूंगा वैल्यू। अगर आई चाहिए तो ई बाई आर मीन्स 1/r 9 ए टी स्क्वेयर माइनस के 6 बी टी स्क्वेयर, है ना, बी टी। क्या निकालना तुम्हें, एवरेज करंट, अभी बात करेंगे उसकी, सेकंड क्वेश्चन का था। तो टाइम इंटरवल क्या है तुम्हारा, टी तुम्हारा 0 से लेके टी तुम्हारा 2 सेकेंड है ना। देखो 0 ये फाइनल है, ये इनिशियल, तो यहाँ पे टी फाइनल पुट करोगे माइनस के टी इनिशियल पुट करोगे, ठीक है। तो टी फाइनल 2 है, टी इनिशियल 0 है, इसका मतलब इसको तो पुट करने की जरूरत नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो टी फाइनल पुट करो सीधा सीधा, तो क्या आएगा 1/r 9 ए इंटू 4 माइनस 6 बी इंटू 2, ठीक है। ये आई का वैल्यू हो गया।
अब यहाँ पे तुम ए और बी और आर का वैल्यू पुट करो और तुम्हें आई का वैल्यू मिल जाएगा। अभी जो सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने इसको साफ किया था कि अगर तो पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, ये तो तुम्हारा एवरेज करंट हो गया कि एवरेज करंट कितना मिलेगा, कि एवरेज करंट मिलता है, बात किया ना कि एवरेज कब मिलता है जब तुम्हारे एक इंटरवल में बात करो, इनिशियल और फाइनल लिमिट दोनों पुट करते हैं, ठीक है, तो एवरेज आता है। अगर तो पूछा जाए कि मैक्सिमम करंट कितना मिलेगा फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। तो अभी हमने देखा कि जो ई का वैल्यू है वो कितना आया था 9 AT² माइनस के 6 BT, और यहां से जो आई का वैल्यू था वो क्या था 1/r 9 AT² माइनस के 6 BT², है ना, ये है तुम्हारा आई का वैल्यू। अब मुझे अगर मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, है ना, मैक्सिमम। अब किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम कैसे करते हैं, उसका डेरिवेटिव 0 लेते हैं, उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि कहाँ इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव चेक करोगे आप, di/dt इक्वल टू 0 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहां से क्या निकालेंगे हम, t का वैल्यू निकालेंगे, तो देखो r तो हो जाएगा 0, तो ये कितना हो गया d/dt 9 AT² माइनस 6 BT इक्वल टू 0, तो कितना हो गया ये 18 AT माइनस के 6 B इक्वल टू 0, और यहां से देखो t का वैल्यू मिल रहा है तुम्हें b इक्वल टू 3, मतलब b/3 a, ये t का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब इसी पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, राइट। अब ये t का वैल्यू कहां पुट करोगे आप, इस t के वैल्यू को आप कहां पुट करोगे, इस वाले एक्सप्रेशन में, राइट। जब इस वाले एक्सप्रेशन में इसको आपको पुट करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, आई मैक्स मिलेगा। तो आई मैक्स क्या है, डायरेक्ट लग रहा हूं इसको, है ना, आप पुट करना फिर इसको देखना कि यही आ रहा है। आई मैक्स क्या आएगा तुम्हारा 3a अपॉन b, 3a/b माइनस के 2b b/3a, ये आएगा, है ना। अभी देखो इससे ये कट जाएगा, एक बार स्क्वायर है तो ऊपर क्या हो जाएगा b²/3a, ये क्या हो जाएगा 2b²/3a, है ना। तो भी क्या मिलेगा, देखो तुम्हें मिलेगा सीधा सीधा, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो b²/3a, ये तुम्हारा क्या मिलेगा आई मैक्स। अब तुम्हारा b की वैल्यू है और a की वैल्यू है, यहाँ से आप निकाल लोगे तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 6 एम्पियर करंट आएगा, है ना, जो मैक्सिमम करंट, ठीक है। ये तुम्हारा कितना आएगा, मैक्सिमम करंट आएगा। वहां से तुम एवरेज करंट निकाल सकते हो, जो मैंने पहले निकाला था, ये तुम्हारा मैक्सिमम करंट है। तो ऐसे प्रॉब्लम तुम्हारे जेई का प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करेंगे हम, कि हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था माइनस के d∅/dt, अभी तक हमने क्या किया, माइनस को इग्नोर किया सिर्फ, क्योंकि हमने बात की सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो ये जो माइनस लिखा था हमने, ये माइनस का क्या रीजन है ना, क्यों यहाँ पे माइनस लिखा है, इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और सेकंड, ये जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे उनको देखेंगे एक बार, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे, इन्होंने क्या क्या किए थे, कैसे कैसे उन्होंने फ्लक्स को चेंज किया था, जो मैंने बताया ना 3 तरीके, कि कैसे उन्होंने फील्ड को चेंज किया, कैसे इन्होंने एंगल को चेंज किया, ये सब आपको विजुअली ड्रॉ करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो के लिए इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, और इसके जो प्रॉब्लम दे रखे हैं, आज का जो टॉपिक पढ़ाया है, इसी बेस पे जितने भी एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में, काफी इजी एग्जाम्पल हैं। अगर तुमने ये दोनों प्रॉब्लम्स अच्छे से समझे हैं, ठीक है, ये 2 प्रॉब्लम का मतलब है इसमें 5-6 क्वेश्चन हो चुके हैं, ई आई डिफरेंट क्यू, ठीक है। अगर ये दोनों प्रॉब्लम आपको अच्छे समझ में आए हैं तो आप उनको इजीली कर सकते हो। ओके।